जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोगों का तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। दिन हम लोग का घटते जा रहा है, लेकिन क्वेश्चंस आपके लिए उसी तरह आएगा। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आज फिर से 20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, और जिन्होंने अभी तक टेस्ट लगाना नहीं शुरू किया है, मैं बोलूँगा कि टेस्ट जरूर, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है 2piof.in पे, लिंक दिया हुआ है वीडियो में। ओके, जाइए। 99 रुपया सिर्फ 30 डेज के लिए। ओके, उतना तो आप लोग का रिचार्ज भी नहीं होता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। अपना जो है कैपेसिटी आप लोग देखें, है ना। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है, आपको दोनों का सेक्शन अलग अलग बटा हुआ है ना। चलिए देखते हैं हम। मैंने जहाँ पिछला क्वेश्चन छोड़ा था वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, है ना। पूछा गया क्वेश्चन कि रेफ्रिजरेटर कंज्यूम्स 1 किलोवाट पावर दिया हुआ 1 किलोवाट सीओपी दिया हुआ है हम लोग का। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज 3.5। तो पूछा गया है कि कैपेसिटी क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। पूरा फॉर्मूला पे रख दीजिए, हम लोग क्वेश्चन क्या है, हम लोग का आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाए। चलिए, तो हम लोग जानते हैं क्या कि सीओपी क्या होता है हम लोग का। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है हम लोग का, दैट इज हम लोग का रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कैपेसिटी टू हम लोग क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कैपेसिटी टू हम लोग का जो है पावर सप्लाई है ना। यही होता है, यही होता है हम लोग का। ठीक, तो सीओपी हम लोग का दिया हुआ क्या, 3.5 दिया हुआ। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हम लोग का, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कैपेसिटी हम लोग का निकालना ही है, और हम लोग का पावर भी दिया हुआ। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कैपेसिटी निकालना है, पावर दिया हुआ। पावर कितना दिया, दैट इज 1 किलोवाट। इसका कहने का मतलब क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का जो कैपेसिटी हम लोग का 3.5 टीआर, टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन। टीआर मतलब क्या, टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। कुछ करना नहीं था, कुछ नहीं करना था। ओके, सिंपली ये आपको जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का यहाँ पर जो है क्या है, आप लोगों को जो है इक्वेशन याद रखना है, फॉर्मूला सॉरी याद रखना है, नहीं तो क्या है यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। द केमिकल फॉर्मूला फ्रेम 12 इज, है ना। बहुत क्या है, इसको जो है मतलब कि रट के चले जाते हैं या तो मेमोराइज करके चला जाता है। कैसे निकालना है वो मैं आज बताता। बहुत लोग जानते भी है ना। एग्जाम में तो ऐसा मतलब कि अगर याद है तो जल्दी से मार के ही निकलिए, क्योंकि थोड़ा निकालने में समय लगता है ना। लेकिन मैं इसको आज मैं बता करके जाने वाला हूँ, है ना। चलिए देखते हैं कैसा निकलेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले जो फॉर्मूला जो यूज होता है हम वो देखेंगे। फॉर्मूला क्या है, CmHn, है ना। फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, क्या है, CmHn, है ना। Fp और Cl3। ठीक, ये क्या है, यहाँ पर चार जो वेरिएबल है M N P Q, ये चारों वेरिएबल आप लोग को निकालना है। कैसे निकालना वो देखेंगे अभी। और क्या है, दो और है इक्वेशन है यहाँ पे। पुट कैसे करते हैं, R इंटू नहीं सॉरी इंटू M-1 N+1, है ना, इंटू Q, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। कैसे अभी निकालना है वो चीज अभी हम लोग अभी मैं बताने वाला। ओके, तो ये फॉर्मेट है R पे जो R रखते हैं, ये जो फ्रेम 12 है मतलब R12 है, कहने का मतलब। ओके, और क्या है, एक इक्वेशन यहाँ पे क्या है, M-N-Q पता है, लेकिन P यहाँ पे कैसे निकलेगा। तो उन चारों का रिलेशन एक होता है यहाँ पे, वो रिलेशन क्या होता है, N+P+Q इक्वल टू 2M+2, ये रिलेशन होता है। ओके, चलिए इतना चीज आप लोग को ध्यान रखना है। ये केमिकल फॉर्मूला कोई भी किसी का मतलब रेफ्रिजरेंट का केमिकल फॉर्मूला निकालने के। अब देखिए, पहले क्या करेंगे, सभी वेरिएबल निकाल करके, और सभी वेरिएबल हम लोग क्या करेंगे, इसके पुट करेंगे तो हम लोग केमिकल फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या है, रेफ्रिजरेंट 12 दिया हुआ, कहने का मतलब 012 दिया है। ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरीके से आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, 012 दिया। जीरो क्या है, तो जीरो हम लोग कुछ नहीं, ये है M-1। ये जीरो क्या है, M-1। ओके, ये 1 क्या है, तो N+1। ओके, और ये 2 क्या है, तो ये Q है। ये जो फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट है यहाँ पे। R एज इट इज लिखा रहेगा। जीरो क्या हो गया, जीरो M-1 हो गया, N+1 क्या हो गया, 1 हो गया, और 2 क्या हो गया, Q हो गया। इसलिए यहाँ पर जीरो लगाया गया है ना। सफिक्स में नहीं लगाएंगे, प्रीफिक्स में लगाएंगे, ये ध्यान रखना। तो अगर M-1 जीरो है, कहने का मतलब M इक्वल टू कितना हो गया, 1 आ गया। और N+1 1 है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, N इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू तो 2 है। अब देखिए यहाँ पर MNQ निकल गया है, लेकिन यहाँ पर एक और जो वेरिएबल बच गया, दैट इज हम लोग का क्या बच गया है, MNQ निकल गया, P बच गया। तो ये वाला जो है हम लोग का जो स्ट्रक्चर में, इसको हम लोग पुट करेंगे, दैट इज क्या, N+P+Q
इक्वल टू 2m+2। ओके, n क्या है, n हम लोग का 0, p कितना है, p हम लोग को निकालना है, q कितना है, तो q हम लोग का 2 है, इक्वल टू 2 इंटू n कितना है 1 है प्लस 2, ये कितना हो गया 2 to 4, ये कितना हो गया p+2 इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हो गया p इक्वल टू 2, है ना। तो हम लोग का चारों वेरिएबल यहाँ पर हम लोग का नोन हो गया है। अब यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ ये जो हम लोग का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी m का वैल्यू तो 1, तो 1 है तो रहने देंगे, सफिशिएंट कुछ नहीं लिखेंगे। h का n का वैल्यू कितना 0, तो h लिखेंगे ही नहीं, ठीक। पहले मैं लिख देता हूँ 1, h यहाँ पे 0, f, p कितना है, p यहाँ पर हम लोग देखेंगे p, है ना, p हम लोग का निकल करके आया 2, और Cl, Q कितना आया, Q भी आया 2, तो 0 जिसको हटा दीजिए, मतलब CF2 Cl2, है ना। तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सिलसिलेवार ढंग में CCl2F2 लिखते हैं, CCl2F2। तो ये क्या हो गया हम लोग का फ्रेयन 12 का हम लोग का ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया है। ओके, फ्रेयन 12 क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग का बढ़िया तरीके से आप लोग अगर भूल गए एग्जाम में बाय द वे, तो नहीं तो क्या हम मेमोराइज करके जाइए, कुछ कुछ का ही पूछता है, ऐसा नहीं कि सभी का पूछता है ना। अगर पूछ दिया बाय द वे जिसका आप लोग मेमोराइजेशन नहीं है, तो ये 3 चीजें याद रखना। एक तो आपका जो है स्ट्रक्चर CmHn FeCl3, और दूसरा ये आपका जो स्ट्रक्चर पे हम लोग पुट करते हैं Rm-1 n+1 इंटू Q, और ये जो है हम लोग सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट n+p+q इक्वल टू 2m+2। नहीं तो फिर यहाँ से क्या वेरिएबल आप एक निकाल नहीं पाएंगे, है ना, एक अननोन ही रह जाता है फिर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो उसमें आप कमेंट कीजिएगा, वो क्वेश्चन में फिर से आपको बता दूंगा। ओके, आइए, सीमेंटेड कार्बाइड टूल आर नॉट फाउंड टू बी सुटेबल फॉर कटिंग। बोल रहा है कि सीमेंटेड कार्बाइड टूल जो है हम लोग का, वो हम लोग का कौन सा जो चीज है हम लोग का जो है सुटेबल नहीं है कटिंग के लिए, तो वो क्या हम लोग का स्टील, क्या है, तो स्टील है। नेक्स्ट आइए, द कैपेसिटी ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज इन द रेंज ऑफ, ये सब इजी क्वेश्चन है ना। रेंज कितना होता है, तो 0.1 से 0.3 टन हम लोग का रेफ्रिजरेटर का, जो हम लोग डोमेस्टिक जो कि हम लोग घर में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, फॉर ए गिवन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द वेट बल्ब टेम्परेचर। यहाँ पूछा गया क्वेश्चन क्या, फॉर ए गिवन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द वेट बल्ब टेम्परेचर, है ना। पूछा गया था कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर के रिगार्डिंग, जैसे जैसे हम लोग का रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगा तो हम लोग का वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा। तो इस कंडीशन में वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, तो हम लोग का डिक्रीज होता है, बी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ मशीन। मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ मशीन क्या होता है, ये बताइए आप लोग। मैक्सिमम इफिशियंसी, ये मैकेनिक्स ऑफ क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, है ना। तो मैक्सिमम इफिशियंसी ईटा मैक्स हम लोग क्या जानते हैं, इक्वल टू 1/m इंटू VR, यही जानते हैं, 1/m इंटू वेलोसिटी रेशियो, यही जानते हैं हम लोग मैक्सिमम मैकेनिकल इफिशियंसी। अब देख लेते हैं पहले इसी के रिगार्डिंग, पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया। शुड बी 100% अंडर आइडियल कंडीशन, तो आइडियल कंडीशन के अंडर 100% होता है, लेकिन हम लोग का मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ मशीन वो नहीं है, तो वो आइडियल होगा तभी उसी केस में, तो वो उसको रहने दीजिए, ये नहीं, है ना। दूसरा क्या हो गया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी रेशियो, देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, तो हम लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी रॉन्ग है। शुड ओकर व्हेन द लोड इज 50% ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल लोड, ये भी नहीं, मैक्सिमम 50% पे नहीं। लेकिन अगर सी नंबर देखें तो क्या, इज एनी मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी रेशियो, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो भी लिखते हैं। यही हम लोग क्या है, दिस इज आवर मैक्सिमम इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी। तो सी नंबर ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा। ओके, तो दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे, मैक्सिमम मैकेनिकल इफिशियंसी इक्वल टू 1/m इंटू VR वेलोसिटी रेशियो, या फिर मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो, ये दोनों हम लोग का ऑप्शन है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ये हम लोग क्या है, फॉर्मूला नहीं बोलिए, स्टेटमेंट पे क्वेश्चन दिया कि डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है, क्या हाइपोथेटिकल प्रिंसिपल है, या कि ये कोई भी एडवांटेज नहीं है न्यूटन्स लॉ के रिगार्डिंग, या तो ये बेस्ड है हम लोग का इनिशियल फोर्स पे, या तो ये अलाउ करता है डायनेमिकल प्रोग्राम टू ट्रीट एज अ स्टैटिकल, डायनेमिक प्रोग्राम को स्टैटिकल प्रोग्राम के रिगार्डिंग हम लोग का ट्रीट करता है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ये क्या करता है, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, जो भी डायनेमिक प्रॉब्लम है ना, जो भी हम लोग डायनेमिक मतलब क्या, जो भी हम लोग कोई भी चीज मूवमेंट करा उसको स्टैटिकल में ला करके हम लोग एज्यूम करके कोई भी चीज को सोल्यूशन करना है, काम में आता है, दैट इज डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट आइए, द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर अ 4 बार चेन, इजी क्वेश्चन है ना। निकलता कैसे फॉर्मूला, n इक्वल टू n इंटू n-1/2, ये फॉर्मूला याद रखना है ना।
हम लोग का 4 बार चेन, कहने का मतलब चेन कितना 4 है ना, 4 इंटू 4 माइनस 1/2 है ना, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा नंबर ऑफ चेन, दैट इज 6। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट है ना। ये इक्वेशन हम लोग याद रखेंगे, n इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। ओके, नेक्स्ट मैथमेटिकली एंड एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म में, मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो एग्जैक्ट लाइन मैकेनिज्म कौन सा है, तो हम लोग का पिक्यूलियर मैकेनिज्म, पेक्युलर मैकेनिज्म जो हम लोग का एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म हम लोग बोलते हैं उसको। ओके, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर रिवर्टेड गियर। रिवर्टेड गियर क्या जानते हैं आप लोग, क्या होता है रिवर्टेड गियर? हम लोग कोई एक्सियल, जिसका एक्सिस जो है को एक्सियल, कहने का मतलब है कि दोनों का एक्सिस अलग अलग हो, तो वो हम लोग क्या होगा को एक्सियल में ही हम लोग का क्या है, हम लोग का फर्स्ट गियर और लास्ट गियर हम लोग क्या होता है को एक्सियल होता है, उसको क्या कहते हैं, तो रिवर्टेड गियर, दैट इज सी नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट है। जो भी एक्सिस होगा फर्स्ट एक्सिस और जो हम लोग का लास्ट एक्सिस गियर का, वो क्या होगा को एक्सियल होगा। द साइज ऑफ कैम डिपेंड अपॉन, ये सब तो बताने का जरूरत नहीं है, दैट इज बेस सर्कल पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ on a 20-degree standard involute pinion to mesh with the rack to avoid interference। ठीक है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, ये है न्यूमेरिकल है, लेकिन क्या ना इसका ना कुछ वैल्यू है, वही वैल्यू पूछता है। एक तो 14.5 डिग्री पर ही पूछता है, 20 डिग्री पर भी पूछता है। 20 डिग्री पर 2 आता है, 14.5 डिग्री पर भी 2 आता है और 20 डिग्री पर भी होता है। अभी मैं उसका टेबल दिखाऊंगा, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। ऐसे जो इसका जो आपका आंसर है वो 18 होगा। इसका देखिए, इसका टेबल यहाँ पर दिया हुआ, एक देखिए 14.5 डिग्री पर 2, एक तो कंपोजिट और दूसरा फुल डेप्थ इनवॉल्यूट। 20 डिग्री पर भी फुल डेप्थ इनवॉल्यूट और 20 डिग्री स्टब इनवॉल्यूट। अगर 14 डिग्री कंपोजिट पूछा तो हम लोग का मिनिमम नंबर ऑफ टीथ 12 हो जाता है और डेप्थ इनवॉल्यूट में हम लोग का 32। जो हम लोग का पूछा गया था, ये पूछा गया था 20 डिग्री फुल इन डेप्थ इनवॉल्यूट में, जो कि 18 होता है। अगर स्टब इनवॉल्यूट में पूछा तो 14 लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है देखिए, जो टूथ इंटरफेरेंस है वो हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ टूथ टीथ एबव अ सर्टेन मिनिमम नंबर। जो भी हम लोग का मिनिमम नंबर है उसको इंक्रीज करके हम लोग क्या करेंगे, टूथ का हम लोग लगाएंगे, टीथ लगाएंगे। ठीक, तो इंटरफेरेंस क्या होता है ना, यहाँ पर इंटरफेरेंस टूथ का इंटरफेरेंस के कारण हम लोग नंबर ऑफ टूथ को बढ़ा रहे हैं। तो इंटरफेरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या है, एक फिनोमिनन है इन विच addendum tip of gear undercuts into the addendum और base circle of a pinion। यहाँ पर देख रहे होंगे ये पिनियन है और ये गियर है, ये इंटरफेरेंस हो रहा है। मतलब क्या कर रहा है, इसका जो एडेंडम टिप है, किसका एडेंडम टिप ऑफ गियर, ये एडेंडम टिप ऑफ गियर जो है ये पिनियन का क्या कर रहा है, पिनियन का बेस सर्कल को कट करता है। वो चीज होना नहीं चाहिए, इसलिए क्या करेंगे हम लोग नंबर ऑफ टिप को बढ़ा देंगे, क्योंकि वहाँ कंजेस्टेड हो रहा है ना। और ये वैल्यू आपको याद रखना है। 14.5 डिग्री कंपोजिट 12, 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट 32। निकालने का भी तरीका है, थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने इसको भी नहीं बताया। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, पूछा गया है कौन सा ग्रेविटी कंट्रोल टाइप गवर्नर है, बताइए। ये सब तो क्वेश्चन इजी है, कौन सा ग्रेविटी है, कौन सा सेंट्रीफ्यूगल है, ये सब तो पूछता है क्वेश्चन, है ना। तो गवर्नर हम लोग कौन सा है इसमें, तो हम लोग का 12 जो है गवर्नर हम लोग कैसा है, तो ग्रेविटी गवर्नर है। नेक्स्ट आइए। The maximum magnitude of the unbalanced force along the perpendicular to the line of stroke is known as। डेफिनेशन है, पूछा गया है यहाँ पर, बोला क्या है, जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है अनबैलेंस्ड फोर्स का है ना, वो भी किसके अलोंग, तो परपेंडिकुलर टू लाइन के अलोंग, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द स्ट्रोक के अलोंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैमर ब्लो। जो क्या कहते हैं, हैमर ब्लो कहते हैं। नेक्स्ट, A material which exhibits the same elastic properties in all direction। ये तो बताएंगे अपने स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल का हम लोग क्या है, एजम्पशन का क्वेश्चन है ये, है ना। वो क्या है हम लोग आइसोट्रोपिक कहते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक इज रीडली एप्लीकेबल टू द प्रॉब्लम्स ऑफ। तो क्वेश्चन बढ़िया है, तो थियोरेटिकल ही है लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। तो क्या बोला, जो प्रिंसिपल है डायरेक्ट या फिर रिवर्स क्रैंक का, वो हम लोग रीडली एप्लीकेबल करते हैं किस प्रॉब्लम में, तो जो हम लोग क्या करते हैं, जो रेडियल इंजन को बैलेंस करने में आता है ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट और रिवर्स क्रैंक को हम लोग जो है यूज करते हैं रेडियल इंजन को बैलेंस करने के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आइए, द वैल्यूज ऑफ पॉइजंस रेशियो कुड बी रेंज फ्रॉम। पॉइजंस रेशियो का वैल्यू बताइए कितना होता है म्यू। ये आप लोग के लिए होमवर्क। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ओके, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू आप लोग बताइएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन टू डिस्प्लेसमेंट इज अ कांस्टेंट, दैट इज रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर पूछा गया सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये क्वेश्चन है ना। अगर पूछे एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, हम लोग लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट हम लोग का क्या हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एक्स हो गया हम लोग का। दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो अगर मैं निकाल दूं एक्सीलरेशन टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, तो हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये माइनस दर्शाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर माइनस नहीं दिया गया, दैट इज हम लोग का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। ओके, तो इजी क्वेश्चन था, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइए। हाँ, ये क्वेश्चन, ये मैं बार बार बोलता हूँ, ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन बढ़िया है ना। ये क्वेश्चन हम लोग क्या है, हुक्स लॉ से है। क्या क्वेश्चन बोलता है, द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट ए मेटेरियल कैन एब्जॉर्ब व्हेन स्ट्रेस्ड थ्रू। अब यहाँ पे क्या है ना, अच्छा ये सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है ना, लेकिन आंसर सेम है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का पूछा है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी यहाँ पर चूंकि क्या है हम लोग का ना, यहाँ पे हम लोग का इलास्टिक लिमिट नहीं दिया हुआ। जब भी जैसे हुक्स में जो मैं क्वेश्चन बोलने वाला था, मैंने समझा हुआ क्वेश्चन है कि हुक्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुक्स लॉ इज डायरेक्टली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, अप टू इलास्टिक लिमिट, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन है प्रोपोर्शनल लिमिट दिया हो ना, तो प्रोपोर्शनल लिमिट ही मार के जाइएगा, मैं बार बार बोलता, इलास्टिक लिमिट नहीं होता, आपको प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी क्या है, ये हम लोग का एनर्जी स्टोरेज होता है, वो भी हम लोग का प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही होता है। ये बी नंबर ऑप्शन इसके रिगार्डिंग हम लोग का ट्रू होगा। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल बाय आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के रिगार्डिंग जो है हम लोग कौन सा नॉन फेरस जो है हम लोग किस किस चीज के रिगार्डिंग हम लोग, या तो एसी लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, या तो डीसी में, या फिर ऑल ऑफ द तो ऑल ऑफ दी, या तो एसी में या फिर डीसी, दोनों में यूज करते हैं नॉन फेरस का रिगार्डिंग। देखिए इसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे कंसेप्ट है, यहाँ पे आर्क वेल्डिंग के रिगार्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग कैसा, आर्क वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क टू क्रिएट हीट टू मेल्ट एंड बॉन्ड मेटल। आर्क का यूज करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करते हैं, हीट को क्रिएट करके गला करके, और क्या करते हैं, मेटल को ज्वाइन करते हैं। पावर सप्लाई दिया जाता है, पावर सप्लाई कैसा, तो बिटवीन कंज्यूमर नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड एंड द बेस मटेरियल यूजिंग आइदर डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट, दोनों है, अल्टरनेटिंग या फिर डायरेक्ट करंट। सोर्स जो है तो हाई एम्पियर लो वोल्टेज हम लोग यूज करते हैं। द हीट इज सप्लाइड बाय द आर्क मशीन विच इज द पावर सोर्स। अब देखिए इतना तरह का हम लोग का जो है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होता है, कितना कितना क्लासिफाइड में, और सभी चीज ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, या फिर मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग बोल सकते हैं, कार्बन आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, या फिर टीआईई बोल लीजिए, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, गैस मेटालिक आर्क वेल्डिंग, जीएमएडब्ल्यू बोलते हैं, या फिर एमआईजी या तो एमएजी वेल्डिंग, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये सब जो है सभी हम लोग का इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का एग्जांपल है। ओके, या तो क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रास कंटेंट्स, इजी क्वेश्चन है, 70% प्रॉपर और 30% ठीक है, इसमें तो बताने वाली बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, कौन सा ऐसा हम लोग का जो है पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अभी नहीं आता है ना, अभी ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, अभी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आता है। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, टीआईजी वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ओके, नेक्स्ट है क्यूइंग थ्योरी एसोसिएटेड विद, है ना, ये जो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल से क्वेश्चन, और मैं अगर बोलूँ इन्वेंट्री कंट्रोल और कैड का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत देखा गया था हम लोग का बिहार बीटीएससी में, ट्रेड इंस्ट्रक्टर जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर था ना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं यहाँ पे डाला हूँ। तो क्यूइंग थ्योरी एसोसिएट है किससे, तो इन्वेंट्री से। ओके, द क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट डिपेंड अपॉन इट्स, तो क्रिटिकल स्पीड जो है शाफ्ट किस पे डिपेंड करता है, तो मास और स्टिफनेस दोनों पे, सी मास और स्टिफनेस दोनों पे। नेक्स्ट है जहाँ बताने का जरूरत है मैं वही बता रहा हूँ, झूठ का टाइम लेने से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। द टेम्परेचर एट विच न्यू ग्रेन आर फॉर्म, जहाँ पे हम लोग न्यू ग्रेन का प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जानते हैं हम लोग। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज 723 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है इन अंडर डैम्ड वाइब्रेशन सिस्टम द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, दो तरीके का अंडर डैम्ड या फिर डैम्ड वाइब्रेशन होता है। तो अंडर डैम्ड में क्या होता है, हम लोग का जो हम लोग का वाइब्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है ना,
विथ टाइम के साथ वो हम लोग का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है अंडर डैम्ड में। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ ए शाफ्ट इन अ सर्कुलर होल इज एन एग्जांपल ऑफ। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बोला क्या गया है कि जो मोशन ऑफ शाफ्ट है सर्कुलर होल में वो किसका एग्जांपल है, तो हम लोग का इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन का एग्जांपल है। तीनों याद रखना, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन किसको कहते हैं, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन किसको कहते हैं, और इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन किसको कहते हैं, ये अभी आएगा क्वेश्चन में, इसलिए मैं भी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट है क्यूब रिटर्न मैकेनिज्म इज एन इन्वर्जन ऑफ। तो क्यूब रिटर्न इन्वर्जन किसका है, तो सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म का है ना, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का हम लोग का ये मैकेनिज्म है क्यूब रिटर्न मैकेनिज्म।